नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, कक्षा 12वीं में NCERT जो अपना कोर्स चालू हुआ है, तो उसमें अपन फर्स्ट बुक पढ़ रहे थे और फर्स्ट बुक में हम लोगों ने पहला पार्ट जो शीत युद्ध के बारे में था उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज दूसरे पार्ट की ओर अपन आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा पार्ट का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। नाम क्या है इसका? दो ध्रुवीयता का अंत। तो इस पार्ट को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूं कि अभी भी जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। हमारे माध्यम से आपको कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी करते हुए डालते अपन एक नज़र। अब एक नज़र का मतलब ये हो गया कि हम लोग इसके बारे में जो पूरा पार्ट में पढ़ने वाले हैं एक मोटा सारांश देख लेते हैं कि अपने को पढ़ना क्या है इस पूरे पार्ट में। तो इस पार्ट में सोवियत संघ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? सोवियत संघ के बारे में, कि किस तरह से सोवियत संघ अस्तित्व में आया, किस प्रकार से सोवियत संघ का अस्तित्व हुआ, किस प्रकार से ये बना, उसके बाद में बनने के अस्तित्व में आने के बाद में इसने अपना विकास किस प्रकार से किया, और अंत में किस तरह से शीत युद्ध की वजह से विघटन का सामना करना पड़ा। क्योंकि अपने को पता है कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो वो शीत युद्ध के फलस्वरूप ही हुआ था। तो किस वजह से, किस कारण से इसका क्या हो गया? विघटन हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस पार्ट में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और कौन कौन सी टॉपिक है देखिए, कि सोवियत संघ जो 1917 में बना, अब ये कौन सी धारा से प्रेरित था, मतलब कौन सी विचारधारा से प्रेरित था? तो ये साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित था। और द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी गुट में ये शामिल था। हमें पता है जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो था उसमें अमेरिका के साथ में ये भी मित्र राष्ट्रों में शामिल था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति बन गया। जो है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच 1945 में समाप्त हुआ, तो उसके बाद में जो सोवियत संघ था वो भी एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। अमेरिका से होड़ शुरू हो गई इसकी, हथियारों की दौड़ में देखा जाए, हर चीज़ में देखा जाए, सैन्य बल में देखा जाए, तो इसने क्या किया? अमेरिका से होड़ शुरू कर दिया। फिर सोवियत व्यवस्था का बिगड़ना, तो इन कारणों की वजह से क्या हुआ? सोवियत संघ की व्यवस्था बिगड़ गई और सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। और उसके बाद में अपन देखेंगे शॉक थेरेपी, और इसी प्रकार से अपना ये पूरा पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, ये हमने मोटा मोटा देख लिया। अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा डीपली अध्ययन करते हैं। तो देखिए, बात करें तो सोवियत संघ के गठन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सोवियत संघ का गठन जो है 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद से हुआ। यानी कि सोवियत संघ का गठन कब हुआ? 1917 में। और बोल्शेविक जो क्रांति हुई उसके बाद ही इसका सोवियत संघ का क्या हुआ? गठन हुआ। सोवियत संघ को अंग्रेजी में USSR कहते हैं, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहा जाता है, यानी USSR। इस प्रकार से सोवियत संघ की फुल फॉर्म बन जाती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, आगे देखिए, सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य थे। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया। यानी 15 जो हैं अलग अलग गणराज्य हैं, उनको मिलाकर सोवियत संघ का क्या किया गया? निर्माण किया गया। आगे देखिए, सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया। जो सोवियत संघ को बनाया गया तो उसका मुख्य उद्देश्य था गरीबों के हितों को ध्यान में रखना। तो सोवियत संघ को गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया। आगे देखिए, इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया। यानी जो सोवियत संघ का गठन हुआ वो एक तो समाजवाद पर आधारित था और एक साम्यवादी विचारधारा, यानी साम्यवादी विचारधारा के अनुसार ही सोवियत संघ का गठन किया गया। अब देखिए, अपन बात करते हैं यहाँ पर सोवियत प्रणाली क्या थी। हमें यहाँ देखना है सबसे पहले सोवियत प्रणाली के बारे में। तो देखिए, रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी USSR का क्या हुआ? निर्माण हुआ। हमने पहले ही देखा था कि जो 1917 में बोल्शेविक की जो क्रांति हुई तो उसके बाद ही सोवियत संघ का निर्माण होता है। तो आगे देखिए,
इसका उद्देश्य एक समतामूलक समाज की स्थापना करना है। यानी सोवियत संघ का जो स्थापना हुई थी वो ऐसे समाज से स्थापना करनी थी, यानी कि जिसमें सभी क्या हो, समान हो, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर प्रकार से क्या हो, समाज हो। तो ऐसे समान हो, ऐसे समाज की स्थापना करना ही सोवियत संघ का प्रमुख उद्देश्य था, जिसमें पूंजीवाद व निजी संपत्ति का अंत करना, समानता पर आधारित समाज की रचना करना था। इन्होंने क्या बोला कि हम पूंजीवाद को समाप्त करना चाहेंगे और जो निजी संपत्ति है उसका अंत होना चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी जमा कर सकता है तो उसको वो अधिकार नहीं होगा, निजी पूंजी वो जमा नहीं कर सकता, निजी संपत्ति जमा नहीं कर सकता है। तो ये सभी की इसमें क्या हो जाएगी, समानता हो जाएगी। इस प्रकार से अगर सभी के पास समान धन होगा तो हम लोग साम्यवाद को प्राप्त हो जाएंगे, हम लोग साम्यवाद की स्थापना कर पाएंगे, ऐसा समाज की स्थापना कर पाएंगे जिसमें सभी क्या हो सके, एक समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा गया। यानी ये जो व्यवस्था इन्होंने बनाई कि पूंजीवाद वो निजी संपत्ति का, इसमें क्या होना चाहिए, अंत हो जाना चाहिए, और ऐसे समानता पर आधारित समाज की अपने को क्या करनी है, रचना करनी है। इसी को क्या बोला गया था, सोवियत प्रणाली बोला गया था। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो दूसरे शब्दों में सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया। यानी कि सोवियत प्रणाली के द्वारा ही सोवियत संघ ने अपना क्या किया, विकास किया। यानी सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ का क्या हुआ, विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषताएं। तो सोवियत प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, जहां सभी आर्थिक निर्णय संपूर्ण समाज को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लिए जाते थे। यानी कि ये समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा से प्रेरित था। तो इसमें समाजवाद पर आधारित प्रणाली थी कि जिसमें सरकार संपूर्ण निर्णय समाज को ध्यान में रखते हुए, समाज की विशेषताओं को देखते हुए, समाज की जो आवश्यकताएं उनको देखते हुए सरकार क्या करेगी, निर्णय लेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सोवियत प्रणाली में नियोजित व्यवस्था थी। यानी नियोजन से अभिप्राय क्या है कि वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए योजना बनाना। तो सोवियत प्रणाली में नियोजित व्यवस्था थी, यानी आने वाले समय के लिए संपूर्ण तरीके से नियोजन सोवियत प्रणाली में शामिल था। तो सोवियत प्रणाली में नियोजित व्यवस्था थी, यानी नियोजन से अभिप्राय वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए योजना बनाने से है। यानी कि अभी जो वर्तमान में संसाधन है उनका अपने को किस प्रकार से उपयोग करना है, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए अपने को इन्होंने क्या किया, सोवियत प्रणाली बनाई। उसके बाद देखते हैं अपन कि न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। न्यूनतम जीवन स्तर का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति को वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जिनके बिना उनका सामान्य रूप से विकास करना मुश्किल हो। यानी जिसको हम रोजमर्रा की चीजें, आवश्यक चीजें भी कहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये न्यूनतम जीवन स्तर की क्या है, सुविधा है। यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी सभी सुविधा, उसके द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध की जा सके, वो सभी सुविधाओं का उपभोग कर सके, जिससे उसका अच्छे से सामान्य रूप से क्या हो सके, विकास हो सके। और इसमें बेरोजगारी न के बराबर थी। यानी कि सभी को रोजगार मिल रहा हुआ था, सभी काम कर रहे थे, तो बेरोजगारी ना के बराबर थी। यानी कि अपन कहें तो बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। इसी समय उन्नत संचार प्रणाली थी। जो संचार के साधन थे, जो वहाँ की संचार प्रणाली थी, वो बहुत ही उन्नत किस्म की थी। अगला पॉइंट है मिल्कियत, यानी मालिकाना हक का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व है। यानी कि जो मालिकाना हक है किसी एक व्यक्ति का न होकर किसके पास था, राज्य के पास था। क्योंकि इन्होंने साम्यवाद को बढ़ावा दिया, सभी समान की ओर बढ़ावा दिया, तो इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को बिल्कुल नकारा था। तो यहाँ पर इस व्यवस्था को नकारते हुए इन्होंने मालिकाना हक भी किसको सौंप दिया, राज्य को सौंप दिया, कि समस्त संपत्ति जायदाद का मालिक कौन होगा, राज्य होगा। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण। यानी भूमि हो गई, जमीन हो गई, और जो उत्पादक
संपदाएं हैं, जैसे हमें गेहूँ बोना है, चावल बोना है, हमें क्या क्या चीज़ें बोनी है, तो उन सारी संपदाओं पर नियंत्रण किसका था? राज्य का था। क्योंकि किसको कितना क्या बोना है ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता था? राज्य करता था। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं थी कि वो अपने मन में चाहे तो जो कुछ भी बोल सकता है ना। तो इस प्रकार की आज़ादी नहीं थी, सिर्फ सारा नियंत्रण किसके पास में था? राज्य के पास में था। उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत, यानी वहाँ के जो उपभोक्ता उद्योग थे बहुत उन्नत थे। मतलब अपन कह सकते हैं कि एक छोटी सी चीज़ यानी कि पिन ले लो, एक सेफ्टी पिन से लेकर कार जैसी बड़ी वस्तुओं का उत्पादन भी वहाँ किया जाता था। यानी कि उपभोक्ता जो उद्योग थे बहुत उन्नत किस्म के थे। ऊर्जा संसाधनों का विशाल भंडार था सोवियत संघ के पास में, यानी सोवियत संघ के पास सभी प्रकार के ऊर्जा संसाधन, जैसे खनिज भी थे, तेल था, लोहा था, इस्पात था, बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। बहुत ज़्यादा मात्रा में सोवियत संघ के पास ये सारे खनिज संपदाएं, तेल, लोहा, इस्पात आदि जो थे बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। तो ऊर्जा संसाधनों का भी इसके पास में सोवियत संघ के पास क्या था? विशाल भंडार था। तो इस प्रकार से अपने देखा। आगे बात करेंगे अपन सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषताएं, कि जो सोवियत प्रणाली थी तो उसकी राजनीतिक विशेषताएं क्या थी, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषताएं देखिए, तो सोवियत प्रणाली में केवल एक ही पार्टी का शासन था, यानी सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी ही यहाँ पर थी, बाकी दूसरी पार्टियां यहाँ पर नहीं बन सकी। पूंजीवाद, निजी स्वामित्व तथा मुक्त व्यापार का विरोध किया इन्होंने, पूंजीवाद का घोर विरोध किया, और निजी स्वामित्व, संपत्ति पर निजी स्वामित्व होना और मुक्त बाजार व्यवस्था का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। और किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को बनाने की छूट नहीं थी कि यहाँ पर कोई भी दूसरी पार्टी नहीं बनाई जा सकती है, ओनली सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषताएं भी देख ली कि यहाँ पर केवल और केवल एक ही पार्टी थी, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी, किसी अन्य राजनीतिक दल को पार्टी बनाने का कोई छूट नहीं प्रदान थी। और इन्होंने पूंजीवाद, निजी स्वामित्व और मुक्त बाजार व्यवस्था का क्या किया है? विरोध किया है। इस प्रकार से अपना पहला लेक्चर दो ध्रुवीयता का जो अंत अपन पढ़ रहे हैं उसका पहला लेक्चर समाप्त होता है। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोवियत संघ के इतिहास के बारे में, तो अगला लेक्चर मिस बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।